Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है आपकी पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट का एक और इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल जिसका की नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसी के साथ मैं डिस्कस करूंगी किगाली अमेंडमेंट भी जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की लाइंस पर ही फर्दर किया गया एक अमेंडमेंट था, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स और अमेंडमेंट रिलेटेड है एक ही कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस तरह आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आज के लेक्चर के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बैकग्राउंड क्या था। देखो 1970 के अराउंड साइंटिस्ट ने ये प्रूव कर दिया था कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं हमारे एसीज में और रेफ्रिजरेटर्स में जो कि हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। ओजोन में जो होल डिटेक्ट हुआ 1985 में अंटार्कटिका में, तो उसके साथ ही ये चीजें कंफर्म हो गई कि देयर आर सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन एसीज एंड रेफ्रिजरेटर्स, दे आर हार्मफुल गैसेस which are causing this hole in the ozone layer। तो वियना कन्वेंशन इससे पहले आया था, हम अलग से भी उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो भी जानना जरूरी है कि वियना कन्वेंशन में सबसे पहले ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी। उस कन्वेंशन के हिसाब से एज पर द कन्वेंशन प्रोविजंस कंट्रीज एग्रीड टू अडॉप्ट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू फर्दर द गोल्स ऑफ द वियना कन्वेंशन। जब ओजोन लेयर को सेव करने की बात हुई वियना कन्वेंशन पे, तो उसी लाइंस में आगे जाकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो एग्जिस्टेंस में आया। अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, अगर हम अज्यूम कर लें कि ये अर्थ की लेयर है और इसके ऊपर जैसे आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अगर मैं फर्स्ट लेयर की बात करूं जो कि 11 अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर तक है, जिसको कि बोला जाता है ट्रोपोस्फियर, तो उसके बाद जो हमारी लेयर है जिसका कि नाम है स्ट्रेटोस्फियर। क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। इस स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट में, ये वाला पार्ट जो है, इसमें जो ओजोन है वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे क्या है? O3 इसका केमिकल नेम है। तो जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पे रिजाइड करती है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो स्ट्रेटोस्फियर के लोअर पार्ट में ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर जो है वो रिजाइड करती है। और अगर मैं अर्थ से इसके डिस्टेंस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 15 to 35 किलोमीटर ऊपर ये ओजोन लेयर हमारी प्रेजेंट है जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अब अंटार्कटिका में जब 1985 में उसमें एक होल डिटेक्ट हुआ तो बहुत ज्यादा जरूरत हो गई इंटरनेशनल फोरम पे ऐसी चीजों के, ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम कानून बनाने की जिससे कि हम उसमें उस होल को करने वाली जो रीजंस हैं उनको कम कर सकें, बंद कर सकें। तो देखिए उसी कंटेक्स्ट में आगे ये पता चला कि लगभग ऐसे 100 मैन मेड केमिकल्स हैं, नेचुरली नहीं, मैन मेड केमिकल्स हैं जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, जिन्हें ODS कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन लेयर का जो होल है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जब ये केमिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से, तो वो जाके स्ट्रेटोस्फियर की इस ओजोन लेयर में होल कर देते हैं, इसको डिप्लीट कर देते हैं और हमारी जो ये प्रोटेक्टिव शील्ड है, सन की हार्मफुल अल्ट्रा रेस से बचने वाली जो ये शील्ड है जो कि ह्यूमन और एनवायरमेंट दोनों को प्रोटेक्ट करती है, उसमें फिर ये उसको अगर आप उसमें होल कर देंगे तो फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अंदर आएंगे, आपको कितने तरह के स्किन एलिमेंट्स और पता नहीं कितने तरह की जो बीमारियां हैं वो सब चीजें आपको हो जाएंगी। तो ऑफ कोर्स ऐसे प्रोटोकॉल की जरूरत थी जो इन सब्सटेंसेस को
रोकने से, बनने से रोकने, क्योंकि ये मैन मेड सब्सटेंसेस हैं, नेचुरली एटमॉस्फेयर में तो बहुत कम पोर्शन है उन चीज़ों का जो ओजोन को डिप्लीट कर रहा है, तो उनको रोका जाए। इस चीज़ को ध्यान में रखकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। अब क्योंकि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो मैंने ये 2 क्विक स्लाइड्स आपके लिए रखी हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है इस बारे में, उनके लिए एकदम ब्रश अप हो जाएगा कि ओजोन लेयर जो मैंने आपको बताया अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में रिजाइड करती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, उसके लोअर लेवल में। और ये लेयर जो है ये हमें सन की हार्मफुल रेडिएशंस, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। सन अर्थ के जो हमारा सरफेस है अर्थ का, वहां तक नहीं पहुंचने देती। अगर वो यहाँ आ जाएंगी तो जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को स्किन कैंसर्स और वीकेंड इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो हमें ज़रूरत है ना कि केवल सिर्फ ह्यूमन बींग्स को लेकर, बट फ्लोरा, फौना और जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें मौजूद हैं, उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए हमें ओजोन लेयर बिल्कुल फिट चाहिए, उसमें हम होल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब ये ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रही है इसको भी देख लेते हैं। यहीं पे जो इसकी थिकनेस है, वैसे तो एनवायरनमेंट के हिसाब से ये जो थिकनेस है ये कम ज़्यादा होती रहती है सीजन्स के हिसाब से, लेकिन अगर इसमें होल हो जाएगा तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। अगर ओजोन कुछ केमिकल्स, जो ओजोन गैस होती है, जब कुछ केमिकल्स के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या हो जाती है, वो हार्मफुल हो जाती है। केमिकल कंपाउंड्स दैट कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन आर कॉल्ड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं, वो आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि है आपके CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिन्हें बोला जाता है। HFCs भी हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी है, और मिथाइल हाइड्रोब्रोमाइड्स भी हैं, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स भी हैं, हेलोन्स भी हैं। तो ये सारे वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं मैन मेड, जो कि क्या कर रहे हैं, हमारी ओजोन लेयर में होल करने का काम कर रहे हैं, उसे डिप्लीट कर रहे हैं, उसकी थिकनेस को कम कर रहे हैं। और जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये सबसे ज्यादा जो हैं वो इस चीज के क्या बोलना चाहिए मुझे, कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस होल को करने के लिए। तो द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल्स कॉजिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन, इनके यूज से ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। और ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं आपकी, ग्रीन हाउस गैसेस हो गई आपकी CO2, और हो गए आपके वाटर वेपर्स, और कौन हो गया आपका मीथेन CH4, और आपके हो गए नाइट्रस ऑक्साइड, और आपका हो गया मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गए, CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, एंड ओजोन। यस, ओजोन। तो ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये सारी हार्मफुल गैसेस हैं, तो ये बहुत टाइम तक के लिए रहती हैं। तो ये कुछ बातें थी ओजोन लेयर और ओजोन लेयर डिप्लीशन से जुड़ी हुई। अब आते हैं हम प्रोटोकॉल के ऊपर। ये प्रोटोकॉल सारे ही डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज जो थी उनमें से मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ने साइन की, क्योंकि इस ट्रीटी में या इस प्रोटोकॉल में इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का फेज डाउन, इनका यूज कम से कम किया जाए। जैसे कि रेफ्रिजरेटर में यूज हो रही है, AC में यूज हो रही है, तो आप जान रहे हैं कि यूनिवर्सली यूज हो रही हैं ये वाली गैसेस। तो इनके यूज को स्टेप बाय स्टेप टाइम बाउंड मैनर में जो है वो रिड्यूस किया जाए। हर कंट्री के ग्रुप सेट ऑफ कंट्रीज को, जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनको अलग अलग टाइम टेबल दिया गया कि इतने टाइम तक आपको इस तरह से इसके यूसेज को स्टेप बाय स्टेप जो है वो कम करना है। हर पार्टी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। उनका ट्रेड, उनका डेटा हर एनुअली रिपोर्ट किया जाए कि हम कितना जनरेट कर रहे हैं, उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंट्रोल किया जाए। इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का जो ग्रुप था, इन पार्टीज को जो है वो बताई गई, और सबको इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको इक्वल बट
किसी किसी तरह से अलग भी, यानी कि एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको नहीं दी गई, लेकिन हाँ हर किसी की जिम्मेदारी है, हर सेट ऑफ कंट्रीज, ईदर दे बिलोंग टू डेवलप्ड कंट्रीज और दे बिलोंग टू डेवलपिंग कंट्रीज, दोनों ही को जिम्मेदारी दी गई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के यूज को कम करने की। किस प्रोटोकॉल में? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछता है मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए इसका साल कौन सा था और इसने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के यूज को कम करने की बात, फेज आउट करने की बात की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने। However, both groups of nations have time-bound, binding and measurable commitments. ऐसे vague टारगेट्स नहीं दिए गए, सबको टाइम बाउंड जो टारगेट्स थे वो दिए गए कि अगले 5 साल में या 2020 तक जो है वो इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, इतना एमिशन होना चाहिए, इतना रिडक्शन होना चाहिए, ऐसे सब्सटेंस टोटली बैन होने चाहिए। इस तरह की गाइडलाइंस जो दी गई वो सारी टाइम बाउंड दी गई। दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंडरगॉन 9 अमेंडमेंट्स और रिविजन्स। कितने अमेंडमेंट्स और रिविजन्स देखे इसने? 9। द गवर्नेंस बॉडी फॉर द प्रोटोकॉल, याद रखिएगा गवर्नेंस बॉडी कौन है इस प्रोटोकॉल की? मीटिंग ऑफ द पार्टीज बोला जाता है उसे। और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप, बोथ ये दोनों ही चीजें, टेक्निकल सपोर्ट एंड गवर्नेंस बॉडी वंस इन अ ईयर मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 2 मेजर बॉडीज, जो उसकी गवर्निंग बॉडी है और जो उसकी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली बॉडी है, ये साल में कितनी बार मिलती है? तो आपका जवाब होगा वंस इन एन ईयर। और जो इसका सेक्रेटरीट है, ओजोन सेक्रेटरीट है, वो कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है, ये याद रखिएगा, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसकी सक्सेस देख लेते हैं। ऐसी प्रोटोकॉल, ऐसी बाइंडिंग प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट को लेकर, ओजोन रिलेटेड सब्सटेंसेस को लेकर जो बनाई गई, उससे फाइनली हुआ क्या? देखो, जब यूनिवर्सल रेटिफिकेशन हो गया, यानी यूनिवर्सल रेटिफिकेशन का मतलब है सारी ही कंट्रीज ने इस ट्रीटी, इस प्रोटोकॉल को साइन कर दिया और ये एक टाइम बाउंड एक्टिविटी बन गई कि सबको रिलीजियसली इसको फॉलो करके इन सब्सटेंसेस को यूज करना बिल्कुल बंद करना है। तो इससे क्या हुआ? इसको वाइडली सक्सेस मिली इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से ही। जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी कि अर्थ का जो आज का करंट सिनेरियो है वो इस तरह से है कि जो आप डॉप्सन यूनिट्स जो होती हैं जिससे कि ओजोन की थिकनेस को मेजर किया जाता है, उससे आप देखें तो अगर ये प्रोटोकॉल साइन नहीं होती तो हमारे एटमॉस्फेयर में भयानक हार्मफुल गैसेस जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो आ जाती हैं और ये होल कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहता। विद द एफर्ट्स ऑफ दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओनली नाउ वी हैव कम टू अ सिचुएशन जहाँ पे हमारा जो ओजोन का होल है वो सिकुड़ने लग गया है, कम होने लग गया है और 2050 तक उम्मीद की जा रही है दैट बाय द एंड ऑफ 2050 मोस्ट लाइकली दिस होल विल हील। क्यों? क्योंकि हमने उन केमिकल्स को यूज करना कम कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है सेफ केमिकल्स से उन चीजों को। तो एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हुआ? इट हैज बीन कंसिडर्ड द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एक्शन टेकन बाय द कंट्रीज। सारी ही कंट्रीज ने यूनानिमसली, विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, विदाउट एनी क्या बोलूं मैं आपको, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स या विदाउट एनी पर्सनल दिस थिंग, सबने एक साथ मिलके इस प्रोटोकॉल को जो है वो फॉलो किया। एंड फाइनली द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन द अवॉइडेंस ऑफ ओवर 280 मिलियन स्किन कैंसर इंसिडेंट्स। देखिए कितने ज्यादा स्किन कैंसर के इंसिडेंट्स, कितनी ज्यादा हो सकने वाली डेथ्स जो थी उनके सिचुएशंस को, उसकी पॉसिबिलिटी को जो है वो कम किया है। इसके अलावा आईज से रिलेटेड कैटरैक्ट्स की प्रॉब्लम हो गई, इसके अलावा मैंने आपको बताया इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो इन सारों को ही हमने ओवरकम किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जरिए। तो अगर मैं इसको इसके कुछ और पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूं, देखो क्या लिखा हुआ है, ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर बाय द ईयर 2050 विद दिस प्रोटोकॉल। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से ही हम क्लाइमेट चेंज को फाइट कर पा रहे हैं। ये एस्टिमेट किया गया है, वैसे ये फैक्चुअल डेटा है, नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है ये एस्टिमेट किया था तब उस टाइम पे जब इसको साइन किया था इनिशियल ईयर्स में कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो 11 गीगा टन्स पर ईयर के हिसाब से कम हो जाएगा इस प्रोटोकॉल्स की गाइडलाइंस को फॉलो करके। जो गैसेस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी नहीं है, जो ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं, उनका जो यूज है वो कम से कम हो। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसी कॉन्टेक्स्ट में किगाली अमेंडमेंट
दिस अमेंडमेंट टू दिस प्रोटोकॉल आया आगे क्योंकि साइंटिस्ट ने रियलाइज किया, बायोलॉजिस्ट इकोलॉजिस्ट ने टाइम के साथ रियलाइज किया कि ना केवल CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी एक ऐसी हार्मफुल और डेंजरस सब्सटेंस है जो कि ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको भी बंद किया जाए, वो बात हुई किगाली में, हम आगे देखेंगे। इंडिया हैज बिकम अ सिग्नेटरी टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1992। इंपॉर्टेंट डेटा याद कर लीजिए, इंडिया ने कब इस ट्रीटी को साइन किया, इस प्रोटोकॉल का पार्ट बना वो 1992। सम अप करते हैं इसको, यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिट्रीवल मेथड यूज करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुई 197 अप्रोक्सीमेटली कंट्रीज से। इट वाज द फर्स्ट एवर ट्रीटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। सभी कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है, ये पहली ऐसी ट्रीटी बनी थी। और कोफी आनंद के हिसाब से उनका एक फेमस कोट की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे सक्सेसफुल एनवायरमेंटल ग्लोबल एक्शन है टिल डेट, जिसमें कि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, किसी ने भी अपने पर्सनल बेनिफिट के वजह से या किसी और पर्सनल डिसएग्रीमेंट की वजह से इस चीज को नहीं किया, बल्कि सबने इकट्ठे होकर इस ट्रीटी को साइन किया। इट वाज ओरिजिनली साइंड इन 1987 बट इट केम इनटू फोर्स इन 1989। इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैच द फॉलोइंग आता है तो उसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, यहाँ दी होती है प्रोटोकॉल्स और यहाँ दिया होता है या तो साल या किस चीज से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी की है बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है इस प्रोटोकॉल से। तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको एक क्लियर डिफरेंस पता हो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो थी वो 1989 में आई और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के यूज को फेज आउट करने के लिए इस प्रोटोकॉल को बनाया गया। एज अ रिजल्ट ओजोन होल इन एंटार्क्टिका इज स्लोली रिकवरिंग एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एंड एम वाज टू बैन द सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ऐसे सब्सटेंसेस को बैन करना जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, जो कि कौन से हैं, हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं। किगाली पे आ जाते हैं, देखिए कैटेगोरिकली मैंने लिखा हुआ है HFCs, फ्रिज के अंदर दिख रहा है, HFCs भी उसके लिए हार्मफुल है। अब इसके लिए क्या किया, इसी कंटेक्स्ट में 2016 अनदर इंपॉर्टेंट parties to the Montreal Protocol adopted the Kigali Amendment to phase down the production of hydrofluorocarbons worldwide। अब हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स जो है HFCs, उनके प्रोडक्शन को, उनके कंजम्पशन को फेज आउट किया गया। ये पता लगा कि जो HFCs हैं उसके जो CFCs तो ऑलरेडी बंद हो गई थी मॉन्ट्रियल के साथ साथ, HFCs जो अब यूज हो रही हैं वाइडली उसके जगह पे वो भी जो है वो ओजोन लेयर को जो है वो डिप्लीट करने का काम कर रही हैं, तो इनको भी कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। प्लीज याद रखिए कि किगाली अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू दी banning of consumption and production of HFCs. This amendment creates market certainty and open international markets to new technology that is better for environment without compromising performance. अब जिन चीजों में हम इन man-made substances, chemicals का यूज कर रहे हैं, obviously जब वो harmful हैं तो उनको बैन कर दिया, तो अब हमें एक नई चीज की जरूरत है जो उसको पूरा कर सके। तो इसके साथ ही आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि अपनी टेक्नोलॉजी को जो है वो आप इम्प्रूव कीजिए, उसमें आप नई चीजें लाइए और ऐसी चीजें लाइए जिससे कि आप इन चीजों को रिप्लेस कर पाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स परफॉर्मेंस। It calls on the countries to gradually phase down the production and consumption of HFCs in the coming decades, or an effective approaches the Montreal Protocol has used for 3 decades। जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने धीरे करके कंप्लीटली फेज आउट कर दिया CFCs को, इसी तरह HFCs के साथ भी फॉलो हो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आई थी 1989 में, मैंने आपको बताया कि किगाली इसका 8th अमेंडमेंट है। मैंने आपको बोला था ना इसके 9 रिविजन्स हुए थे, 8th अमेंडमेंट में किगाली हुआ एंड इट वाज द 28th मीटिंग ऑफ 197 मेंबर कंट्रीज हु साइंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज सो नेम्ड, किगाली इसका नाम इसलिए रखा गया बिकॉज ये रवांडा जो कंट्री है उसका कैपिटल है। और यस तो फाइनली इसके एकदम एक्सक्लूसिव पॉइंट्स पे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बात हुई थी किगाली में। कि इस एग्रीमेंट के अनुसार अगर आप HFCs का जो लेवल है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, जो हमें ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, वो 0.5 डिग्री से बढ़ सकता है।
किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट है, जिसको 1 जनवरी 2019 से स्टार्ट किया गया और एम क्या था, वही HFCs को फेज डाउन करना। और क्या करना था, क्योंकि HFCs पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस भी होती हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज मेड इवन मोर पोटेंट इन फाइट अगेंस्ट ग्रीन हाउस गैसेस विद द किगाली अमेंडमेंट। तो दोनों ही अमेंडमेंट्स रिलेटेड हैं और दोनों मिलकर हमारे क्लाइमेट को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पे फोकस करके ये दोनों ही एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। HFCs वही बात लिखी हुई है यहाँ पर मैंने दोबारा से। HFCs किसका कॉम्बिनेशन है, अगर बाई चांस पूछ लेता है तो फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन एटम्स का है। ये एक तरह के ऑर्गेनो फ्लोरीन कंपाउंड्स हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर्ड अनलाइक अदर ग्रीन हाउस गैसेज विच आर मोस्टली वेस्ट और बाई प्रोडक्ट्स। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी तरह नहीं, बल्कि ये एक मैन मेड जो है स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर कंपाउंड है और इसको पहले CFC से रिप्लेस किया गया था और ये एसीज और रेफ्रिजरेटर्स में पाई जाती है। O3 मैंने आपको बताया था ओजोन का केमिकल डिनोमिनेशन है, केमिकल आप उसको डिनोट O3 से करते हैं। इवन दो HFCs डू नॉट कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन, दे आर सुपर ग्रीन हाउस गैसेस एंड दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग। And finally, the potential to cause global warming is 1000 times more than other greenhouse gases. जो मैंने आपको मीथेन, CO2, वाटर वेपर जो बताई थी, उससे भी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है HFCs का। तो ऑब्वियसली ऐसे कंपाउंड जो है बैन होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, नहीं इस तरह से पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपके रेफरेंस के लिए मेंशन कर दिए हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली अमेंडमेंट। आई होप आप इसको अब हमेशा के लिए याद रखेंगे कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस साल में आया और इसमें कंट्रीज से क्या रिक्वेस्ट की गई, किन केमिकल्स को बैन किया गया और इसका जो अमेंडमेंट आया था उसमें किस गैस को, किस कंपाउंड को बैन करने की बात हुई। तो मेजरली इतना ही आएगा, इतना आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।